तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लोग आपके थायराइड हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। अब थायराइड हार्मोन्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ से होती है या उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने ये पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन बनते हैं, तो वो जो बनने का प्रोसेस होता है ना उसको सिंथेसिस बोलते होते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन कैसे बनाते हैं। ये पहला हमारा क्वेश्चन होगा। अच्छा, सेकंड हमारा जो यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन होगी वो आपका ये होगा कि अगर आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बन जाते हैं, बनने के बाद उसका आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो ये दो चीजें आपने जो है ना वो यहाँ से मतलब ये कह लें कि डिटेल से पढ़नी है। अब एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे को बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है ना, तो हार्मोन की प्रोडक्शन ऐसे नहीं हो जाती कि अपनी मर्जी से कोई ग्लैंड कोई भी हार्मोन बना रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोगों को हर वक्त स्वेटिंग होती है? क्या आप लोगों में से किसी बंदे को हर वक्त स्वेटिंग होती है? अच्छा जी, दूसरा मुझे ये बताओ कि आप लोगों को स्वेटिंग ज्यादा कब होती है? ज्यादा स्वेटिंग कब होती है आप लोगों को? जब भी ज्यादा टेम्परेचर आउटसाइड हो, बाय मतलब अगर बाय टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको क्या होगा, एक तरह से स्वेटिंग होगी। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक रेगुलेशन होती है। जब भी जिस चीज ने कोई फंक्शन करने है तो हमारी बॉडी में क्या होगा, उस चीज की रेगुलेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ने बनना है तो बनने के लिए पहले क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं से रेगुलेशन होगा, कहीं ना कहीं से सिग्नल आएगा कि हाँ यार अब आप जो है ना वो थायराइड हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे होते हैं। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि थायराइड हार्मोन, या सिंपल ये बता दो कि हमारी बॉडी के जो हार्मोन है उनका कंट्रोल कहाँ पे होता है। उनका कंट्रोल आपके ब्रेन के अंदर होता है। अब यहाँ पे चीज आती है कि ब्रेन के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पे आपके थायराइड हार्मोन का कंट्रोल होता है। तो आप लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स को याद रखने, एक आपका होगा हाइपोथैलेमस और एक आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। These are the two portions which will regulate the thyroid hormone synthesis। ये आपने प्लीज याद रखने कि हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है वो अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अच्छा, अब ये सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि आपके हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में, हमें डिटेल एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस में कौन सी जगह है। तो देखो लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा ब्रेन के अंदर ग्लैंड होता है? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं हाइपोथैलेमस के नीचे ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है? तो लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है जी, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि अंडर दी हाइपोथैलेमस आपको क्या मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज आपका थायराइड ग्लैंड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले सिग्नल प्रोड्यूस होगा आपके हाइपोथैलेमस से। वो सिग्नल बन के कहाँ जाएगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल कहाँ पे जाएगा, आपके थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी में एक तरह से जो फर्स्ट सिग्नल स्टार्ट होगा वो आपके हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होगा। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होके वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, वो आपके थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। दिस इज कॉल्ड HPT एक्सिस। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, इसको बोलते हैं HPT एक्सिस। के मतलब ये कि सिग्नल आपका प्रोड्यूस होगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सिग्नल बन के कहाँ पे जाएगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नेक्स्ट बनेगा, वो आपके जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि आपके हाइपोथैलेमस में कौन सी चीज होती है जो आपके सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। तो आपके हाइपोथैलेमस में क्या होता है,
कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस होगा, ये सिंपल याद रखो कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियस होंगे। उन न्यूक्लियस का नाम क्या है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का काम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है? इसका काम है थायराइड हार्मोन से सिग्नल बनाना। तो ये जो आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होगा, ये क्या रिलीज करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। प्लीज ये याद रखना है। फर्स्ट सिग्नल हमारे पास क्या आएगा? टीआरएच। टीआरएच कहाँ से बनेगा? आपके हाइपोथैलेमस से बनेगा। हाइपोथैलेमस में कौन सी जगह होगी? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होगा। अच्छा, जब आपका ये सिग्नल आपके हाइपोथैलेमस में बन गया, उसके बाद ये सिग्नल कहाँ जाएगा? अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, एक आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो ये जो आपका टी आर एच होता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट के अंदर जाएगा। इंटीरियर पार्ट के अंदर जब ये जाएगा, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं जिन्होंने थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करानी होती है। दोज सेल्स आर कॉल्ड थायरोट्रोप्स। ये प्लीज आपने याद रखने कि व्हाट आर दी थायरोट्रोप्स। थायरोट्रोप्स के ये वो सेल्स हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, और इनका काम क्या होता है? आपका थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस करवाना। तो अब देखो, सबसे पहले आपने ये पढ़ा, हाइपोथैलेमस में क्या था? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ने क्या बनाया? टीआरएच। जब टीआरएच बना तो वो किसके पास गया? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर थायरोट्रोप्स है, छोटे छोटे सेल्स है। ये वो सेल्स हैं जिन्होंने क्या करना है? आपके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करवानी है। तो ये जो थायरोट्रोप्स होंगे, ये क्या रिलीज करेंगे? आपका टीएसएच रिलीज करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो डिफरेंस है, एक है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस से। जो टीएसएच है वो कहाँ से बनते हैं? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद क्या होगा? ये टीएसएच आपके ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पे जाएगा? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अब कल मैंने आप लोगों को कौन से सेल्स पढ़ाए थे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो आपके पास क्या करते हैं? T3 और T4 बनाते हैं? जल्दी से बताएं, शाबाश। कौन से मैंने आप लोगों को सेल्स पढ़ाए थे? फोलिकुलर या पैराफोलिकुलर? फोलिकुलर या पैराफोलिकुलर? तो वो आपके पास थे फोलिकुलर सेल। या आपने प्लीज याद रखना है। तो इस थायराइड ग्लैंड के अंदर लेट्स सपोज ये फोलिकुलर सेल्स है। इन सेल्स के ऊपर क्या होता है? ये सिंपल याद रखो, आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या होंगे? टीएसएच के रिसेप्टर्स होंगे। जब टीएसएच बनेगा, ये जाके इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो आपके फोलिकुलर सेल एक्टिवेट होंगे। जब आपके फोलिकुलर सेल एक्टिवेट होंगे, तो क्या होगा? आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका T3 और T4 बनाएगा। ये आप लोगों को जो है ना वो इसके अंदर पता होना चाहिए। ये मैंने एक बेसिक आपको ओवरव्यू दिया है कि आपकी बॉडी के अंदर कैसे जो है ना ये चीजें काम करती है। अच्छा, अब देखो, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक चीज बन जाती है, तो क्या उस चीज को कंट्रोल भी किया जाता है या वो बनती रहती है? लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी में जस्ट फॉर एग्जांपल के T3 T4 बन गए, तो क्या ये आपकी बॉडी में बनता रहेगा या इसको कंट्रोल भी किया जाएगा? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कंट्रोल भी होता है। तो अब देखो ना, थायराइड हार्मोन ने जो T3 T4 बनाया है, ये किसकी मदद से बनाया है? ये इसने बनाया है आपका जो टीआरएच है और जो टीएसएच है, इसकी मदद से। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर T3 T4 बन गया है, तो जब ये T3 T4 बन जाएगा, बनने के बाद क्या होगा? ये T3 T4 जितना आपकी बॉडी को चाहिए, अगर उतना बन गया ना, तो ये वापस जाके आपके टीएसएच और जो आपका टीआरएच है, इसको इनहिबिट कर देगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। ये प्लीज आपने याद रखना है कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? कि जब आपका T3 T4 बन जाए, बनने के बाद क्या होगा? आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाके जो आपका टीएसएच है वो नहीं बनेगा, और जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आपका टीआरएच नहीं बनाएगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। ये मैंने बेसिक एक चीज समझाई है कि कैसे हमारी बॉडी में रेगुलेशन होगी। ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन। अच्छा, अब हमने क्या किया है? हमने थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर लिया है। ठीक है, हमने थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर लिया। अब इसने क्या करना है? अब इसने T3 और T4 बनाने हैं। अब थायराइड ग्लैंड में
हमारे पास फोलिकुलर सेल होते हैं जिन्होंने T3 और T4 बनाना होता है। अब वो फोलिकुलर सेल T3 T4 कैसे बनाएंगे, वो हम लोग यहाँ पे जो है ना वो मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास आपका थायराइड के अंदर फोलिकुलर सेल है। मैं जस्ट यहाँ पे एक सेल को ड्रा करूंगा। आप लोगों ने सेम समझना है कि आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो इसी तरह जो है ना वो फंक्शन करेंगे। तो इसी तरह लेट्स सपोज ये भी मेरे पास क्या है, आपके थायराइड के अंदर फोलिकुलर सेल है। फिर उसके बाद क्या, ये भी आपके पास क्या है, थायराइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल है। फिर उसी तरह लेट्स सपोज ये भी आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल है। और यहाँ पे आपकी क्या होगी, ब्लड वेसल होगी। मतलब वो ब्लड वेसल जिसके अंदर आपका टीएसएच आएगा, और टीएसएच जब आएगा तो उसने क्या करना है, इन फोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करना है। अब देखो, सबसे पहले जब ये टीएसएच आपका आया ब्लड के अंदर, जब ये ब्लड के अंदर आएगा और जाएगा कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल के पास। फोलिकुलर सेल के ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, टीएसएच रिसेप्टर। मतलब वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम करना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हर एक सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेट्स सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। हर एक सेल के अंदर क्या होता है, आपका गोल्जी अपरेटस होता है। वो गोल्जी अपरेटस जहाँ पे प्रोटीन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। ये हर बंदे ने बेसिक पढ़ा हुआ है। कह लो कि मैट्रिक के अंदर भी ये चीज हमने पढ़ी है कि हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं। फिर उसके बाद हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हमारे सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। आपके पास जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का भी काम है प्रोटीन को बनाना। जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, जो प्रोटीन बनी है उसको मॉडिफाई करना, उसकी फोल्डिंग करना। अब हमने ये पढ़ना है कि ये जो लेट्स सपोज आपका फोलिकुलर सेल है, ये कैसे T3 T4 बनाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक तो थायराइड हार्मोन का है। हमने T3 T4 बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर टीएसएच बनेगा, ये टीएसएच बन के क्या करेगा, टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के साथ इस सेल के अंदर एक प्रोटीन अटैच होती है। उस प्रोटीन को बोलते हैं जीएस, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। जब ये टीएसएच आके टीएसएच रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो ये जो जीएस प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो, नॉर्मल हमारे सेल के अंदर जीएस प्रोटीन एक्टिवेट क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके साथ आपका टीएसएच जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो वो भी एक्टिवेट नहीं होता, और दूसरा इसके साथ जीडीपी अटैच होती है। ये प्लीज आपने याद रखना है कि जी स्टिमुलेटरी नॉर्मल एक्टिव क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके साथ जीडीपी अटैच होती है। तो जब आपका टीएसएच आके टीएसएच रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो ये जो जीडीपी होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी के अंदर। और जीटीपी आपको पता है ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो आपका जो जी स्टिमुलेटरी है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये आपके सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम पड़ा होता है। उस एंजाइम को बोलते हैं अड्रीनालेज साइक्लेज, एसी, अड्रीनालेज साइक्लेज। ये एंजाइम कौन एक्टिवेट करेगा, जी स्टिमुलेटरी करेगा। तो जब आपका जी स्टिमुलेटरी एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होके क्या करेगा, अड्रीनालेज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। जब आपका अड्रीनालेज साइक्लेज एक्टिवेट होगा, तो ये क्या करेगा, आपके सेल के अंदर जो एटीपी होगी उस एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। ये प्लीज आपने याद रखना है। तो जब आपके सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, आपके न्यूक्लियस को सिग्नल ज्यादा जाएगा। अब हमारे न्यूक्लियस को सिग्नल कौन देगा कि यार टीएसएच आ गया, आप T3 T4 बनाओ। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर जिन्होंने आपका मैसेंजर आरएनए बनाना है, जिन्होंने आपका सिग्नल बनाना है कि यार T3 T4 बनाओ। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको कौन सिग्नल देगा, इसको देगा साइक्लिक एएमपी। तो जब आपका साइक्लिक एएमपी बनेगा, साइक्लिक एएमपी क्या करते हैं, आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा।
जब आपका प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा तो ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर जाके फास्फेट ग्रुप ऐड करेगा। जब आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर फास्फेट ग्रुप ऐड होगा तो फिर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर एक तरह से सिग्नल चला जाएगा और आपका न्यूक्लियस क्या करेगा, फिर मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ये जो मैसेंजर आरएनए ये कहाँ पे जाएगा, ये फिर आपके राइबोसोम में जाएगा। राइबोसोम में क्या होगा, इससे एक प्रोटीन बनेगी, ठीक है। वो प्रोटीन भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ये जाएगी आपके गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस के अंदर अगेन ये जो प्रोटीन बनी होगी ना, इस प्रोटीन को फोल्ड किया जाएगा, इस प्रोटीन को पैक किया जाएगा। तो जब आपके गोल्जी अपरेटस के अंदर ये प्रोटीन जाएगी तो इसको गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल, इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल, इस तरह से सर्कुलर जो है ना वो आपके पास शेप के अंदर वेजिकल होंगे, इनके अंदर प्रोटीन को पैक कर देगा। जब गोल्जी अपरेटस इस प्रोटीन को वेजिकल में पैक कर देगा तो इस वेजिकल को आपके गोल्जी अपरेटस से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब इस वेजिकल के अंदर जब प्रोटीन होगी तो देखो, जब ये वेजिकल आपके गोल्जी अपरेटस से बाहर आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपके फोलिकुलर सेल से निकल के आपके इस थायराइड ग्लैंड के, ये जो आपको सेंटर में स्पेस नजर आ रही है, ये बेसिकली ल्यूमन होता है। यहाँ पे आके ये प्रोटीन जो है ना वो इकट्ठी हो जाएगी। तो लेट्स सपोज वो प्रोटीन आपकी ये ब्लैक के साथ मैंने ड्रा की है, ठीक है। हमारी प्रोटीन किस चीज से बनी होती है, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि प्रोटीन किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन आपके अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो लेट्स सपोज इस प्रोटीन के ऊपर ये अमाइनो एसिड है, जस्ट कह लें कि ये आपके पास क्या है, अमाइनो एसिड है। अब अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि थायराइड हार्मोन के अंदर वो कौन सी अमाइनो एसिड होती है जो आपके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करवाती है। तो आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कौन सी अमाइनो एसिड होगी? ये अमाइनो एसिड होगी टायरोसिन। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब देखो जो आपका T3 T4 है, हमने ये पढ़ा कि जो थायराइड हार्मोन है उसने कैसे बनना है। एक तो हम लोगों ने आपके पास ये प्रोटीन बनानी है, ठीक है। ये प्रोटीन पहले बनेगी। इस प्रोटीन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। इसका नाम क्या है? थायरोग्लोबुलिन। ये प्लीज आपने याद रखना है कि गोल्जी अपरेटस के अंदर से जो प्रोटीन निकल के बाहर आएगी उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? थायरोग्लोबिन। और ये जो थायरोग्लोबिन है ये प्रोटीन है, ये किससे बनी हुई है? आपके टायरोसिन के अमाइनो एसिड से। ये आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आयोडीन, क्योंकि आयोडीन भी आपकी डाइट से आएगा। तो आप लोगों ने अब ये पढ़ना है कि आपका आयोडीन कहाँ से आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है, T3 T4 की सिंथेसिस होती है, उसके लिए हमें जो आयोडीन चाहिए वो किस फॉर्म में होता है? आयोडाइड एक है और एक आयोडीन है। तो आपने प्लीज क्या याद रखना है, आयोडाइड आपकी डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपकी डाइट से क्या होगा? आयोडाइड जाएगा। जब आपकी डाइट से आयोडाइड जाएगा तो ये आयोडाइड जाके क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन के अंदर। तो जब आप आयोडाइड को कन्वर्ट करते हो आयोडीन के अंदर, इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप आयोडाइड को कन्वर्ट करोगे आयोडीन के अंदर। अच्छा, अब ये कैसे होगा? तो लेट्स सपोज देखो, ये आपका ब्लड है, आपके ब्लड के अंदर है आयोडाइड। तो अब ये जो आपकी आयोडाइड है ये क्या करेगी? आपके यहाँ से निकल के आपके इस थायराइड थायराइड के अंदर जो फोलिकुलर सेल है उसमें आएगी। अब प्लीज आप लोगों ने याद क्या रखना है कि देखो, ये आपके सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपके सेल की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या होंगे? ट्रांसपोर्टर्स होंगे। वो ट्रांसपोर्टर जिन्होंने आयोडाइड को अंदर लेके आना है, क्योंकि अगर आप फोलिकुलर सेल को आयोडाइड नहीं दोगे तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो आपके ब्लड से क्या होगा? आयोडाइड जाएगी आपके इस सेल के अंदर। तो आपके यहाँ पे आयोडाइड पड़ी हुई है। अब अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपकी जो आयोडाइड है वो जब आपके सेल के अंदर जाती है तो उसके साथ कौन सा आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है जो ट्रेवल करेगा? तो वो सोडियम होता है। तो सोडियम क्या करेगा? आपके आयोडाइड को हेल्प करेगा फ्रॉम ब्लड टू एंटर इनटू सेल। तो आपके ब्लड से जो आपकी आयोडाइड है वो आपके सेल के अंदर कैसे एंटर होगी? हेल्प ऑफ सोडियम, कि एक सोडियम अंदर जाएगा साथ ही इसके आयोडाइड चला जाएगा। अब ये आयोडाइड आपको कहाँ पे चाहिए?
आपको ल्यूमन में चाहिए जहां पे आपने T3T4 बनाना है। तो ये आयोडाइड अब क्या करेगी, यहाँ से निकल के, लेट्स सपोज ये यहाँ से ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करके ये आपके इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको ये क्रॉस करके आपके लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका आयोडाइड पड़ा हुआ है। तो इन ट्रांसपोर्टर्स को क्या बोलते होते हैं, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि इन ट्रांसपोर्टर्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पिंडरीन। इनको बोलते हैं पिंडरीन। ये वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो क्या करेंगे, आपके आयोडाइड को पकड़ के आपके ल्यूमन में भेजेंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया है, ल्यूमन के अंदर टायरोसिन भी ले आए हैं और आप आयोडाइड भी ले आए हो। तो हमारा जो T3T4 होता है ना, वो टायरोसिन और आयोडाइड से नहीं बना होता, वो टायरोसिन और आयोडीन से बना होता है। अब आयोडीन कहाँ से आएगी? तो आपने याद क्या रखना है कि आपके इस ल्यूमन के अंदर एक एंजाइम होता है, उस थायराइड पर ऑक्सीडेज, टीपीओ, थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये आपके आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा आपकी आयोडीन के अंदर। ये आपने प्लीज इसके अंदर याद रखना है। तो ये आपके टीपीए का फर्स्ट फंक्शन है कि इसका फंक्शन क्या है, आयोडाइड को कन्वर्ट करना आयोडीन के अंदर। अच्छा, अब ये जो आयोडीन है ये क्या करेगी, ये आपके अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगी। तो देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है और ये आपका एक आयोडीन है। फिर इसी तरह ये मेरे पास दो अमाइनो एसिड है। जब अमाइनो एसिड एक होगा उसको बोलेंगे मोनो, जब अमाइनो एसिड दो होंगे उसको बोलेंगे डाई, और जब अमाइनो एसिड तीन होंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्राई, और जब आपके अमाइनो एसिड चार होंगे उनको क्या बोलेंगे, टेट्रा। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब देखो, जब आपका एक आयोडीन आपके एक टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, मोनो आइडो टायरोसिन, MIT। फिर इसी तरह जब आपका एक आयोडीन आपके दो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, डाई आइडो टायरोसिन। फिर इसी तरह जब आपका एक अमाइनो एसिड तीन के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रा आइडो टायरोसिन। फिर इसी तरह आपका ये अमाइनो एसिड अगर चार के साथ जाता है तो वो आपका टेट्रा हो जाएगा। लेकिन हमने बनाना है T3 और T4। T3 और T4 कैसे बना होता है, तो देखो, अगर आपका मोनो आइडो टायरोसिन प्लस डाई आइडो टायरोसिन, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा। तो T3 क्या होता है, ये ट्राई आइडोथायरोनिन होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। इट इज मेड अप ऑफ MIT एंड DIT। फिर इसी तरह आपका जो T4 है, T4 किस चीज से बना होता है, उसके अंदर फोर है तो क्या होगा, आप DIT प्लस DIT को ऐड करोगे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका T4 बन जाएगा। T4 को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस ल्यूमन के अंदर यहाँ पे क्या बन गया, फिर आपने T3 भी बना लिया है, आपने T4 भी बना लिया है, फिर इसी तरह T3 भी बना लिया और T4 भी बना लिया। अब मसला ये है कि हमने तो ये ल्यूमन के अंदर बनाया है, ये थायराइड ग्लैंड में बना है। अब हमने इसको वापस कहाँ पे लेके आना है, आपके ब्लड में लेके आना है। ब्लड में लेके आने से पहले देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या फंक्शन याद रखने हैं, एक ऑक्सीडेशन का, कि TPO क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि ये जो आपके पास आयोडीन की एक तरह से टायरोसिन के साथ मिलना होता है ना, इसको बोलते हैं कपलिंग। ये प्लीज आपको पता होना चाहिए कि कपलिंग क्या होता है। कपलिंग बोलते हैं बेसिकली जब आपका आयोडीन आपके टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। ये कौन करवाता है, ये आपका थायराइड परऑक्सीडेज करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थायराइड परऑक्सीडेज आपका एक तो आयोडाइड को कन्वर्ट करेगा आयोडीन में, दूसरा ये क्या करेगा, आपकी कपलिंग रिएक्शन करवाएगा, मतलब MIT को DIT के साथ मिलाएगा, DIT को DIT के साथ मिलाएगा, तो आपका T3 T4 बन जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ये भी आपको जो है ना वो इसके अंदर पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये बेसिक चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने ल्यूमन के अंदर T3 T4 बना ली है, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब हमने इसको बाहर लेके आना ब्लड में, क्योंकि भाई T3 T4 आपका ब्लड में चाहिए, आपके ग्लैंड में नहीं चाहिए। तो ग्लैंड का काम है बनाना, उसने बना लिया। उसने कैसे बनाया है, ये हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका T3 T4 बना हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर वापस कहाँ पे आएगी, आपके ल्यूमन से निकल के आपके फोलिकुलर सेल के अंदर आएगी। जब ये फोलिकुलर सेल में आएगी
तो मसला फिर वही है कि भाई ये तो एक लंबी स्ट्रक्चर है, हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है। क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज देखो ना, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर T3 भी है, इसके ऊपर T4 भी है। तो भाई आपने ब्लड के अंदर T3 को अलहदा भेजना है, T4 को अलहदा भेजना है। वो कौन भेजेगा? वो आपके फोलिकुलर सेल भेजेंगे। अब वो कैसे भेजेंगे कि जब ये प्रोटीन वापस आएगी आपके फोलिकुलर सेल के अंदर, तो आपके फोलिकुलर सेल के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? वो आपकी इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे। डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि वो इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। तो अगर ये आपका T3 है, यहाँ पे ये टूट जाएगा। अगर ये T4 है, ये अलहदा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका T3 और T4 यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो जब आपका ये सेपरेट होगा, तो यहाँ से निकल के फिर अगेन ये आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो जब आपके ब्लड में T3 T4 आएगा, तो आपके ब्लड में T3 T4 अकेला नहीं होगा। T3 T4 को पकड़ने के लिए हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG के। ये एक प्रोटीन है जो T3 T4 को बाइंड करती है। तो जो आपका T3 और T4 आपके ब्लड में जाएगा, वो क्या करेगा? TBG के साथ बाइंड कर जाएगा। जो T3 T4 आपकी TBG के साथ बाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं टोटल T3 T4। और वो T3 T4 जो आपकी TBG के साथ बाइंड ना करे, उसको बोलते हैं फ्री T3 T4। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एक्टिव होता है, टोटल एक्टिव होता है या फ्री एक्टिव होता है, तो आप लोगों ने पिक करना है फ्री T3 T4 को। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये जो TBG है, ये TBG कहाँ से बनती है, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या याद रखना है कि आपकी जो TBG है, ये आपका लिवर बनाता है। आपका लिवर क्या करेगा? आपकी जो TBG प्रोटीन है, इसको बना के आपके ब्लड के अंदर फेंक देगा। तो जब ये आपके ब्लड में आएगी, आपके ब्लड के अंदर क्या होगा? इसके साथ आपकी जो T3 T4 है, वो क्या करेगा? बाइंड कर देगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये बेसिकली आप लोगों का था कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो ये आप लोगों ने अभी जस्ट जो है ना वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को पढ़ा है। पहले आप लोगों ने रेगुलेशन पढ़ा था, उसके बाद फिर आप लोगों ने सिंथेसिस पढ़ा है। अब कल इंशाल्लाह हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। अभी जितना मैंने पढ़ाया है, बस उन चीजों को याद रखो। अभी एडिशनल कोई भी चीजें किसी ने नहीं कमेंट करनी कि टोटल फ्री कम होगा या ज्यादा होगा। हर एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहले जो चीजें तरतीब से जितना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी उतना जो है ना वो